तैनात किए गए तो हम इलेक्शन कमीशन और उनके मेंबरान को, उनके खानदानों को और ये जो लोग हैं इनको वार्न करते हैं कि अगर हमारे साथ ज्यादतियों का सिलसिला हुआ कि ज्यादतियों का सिलसिला आपको वापस पे करना पड़ेगा। ये बात वाज़ेह तौर पे अपने पास लिख ले। हमने बड़ा सब्र किया है, हमने बड़ी एहतियात की है, लेकिन ये मामला चलने का नहीं है। वेलकम टू वी टॉक। नाज़रीन, प्रोग्राम के स्टार्ट में आपने जैसे क्लिप देखी जिसमें फवाद चौधरी साहब एक बाकायदा धमकी आमेज़ बयान देते हुए नज़र आए, मीडिया से गुफ्तगू करते नज़र आए। गुज़िश्ता शब ये वाक़या पेश आया, अगरचे PTI और उनके रहनुमाओं की तरफ से इस किस्म के गैर महज़ब और इदारों समेत दीगर शख्सियात के ऊपर गैर महज़ब किस्म के और ज़ातियात पर मबनी बयानात की जो तारीख़ है वो काफ़ी पुरानी है, लेकिन आज का दिन इसलिए ज़रा मुख्तलिफ रहा कि आज सुबह अलसुबह बल्कि अगर कहा जाए तो गुज़िश्ता शब इस्लामाबाद पुलिस ने कार्रवाई की और फवाद चौधरी साहब को लाहौर में वाक़ उनकी रहायश गाह से उस वक्त गिरफ़्तार कर लिया गया जब वो ये बयान देकर फ़ारिग हुए और वो वापस अपने घर मौजूद थे। इस हवाले से आज हमने देखा कि तमाम दिन जो है एक गहमा गहमी और एक शोर मचा रहा, जिसमें उनकी गिरफ़्तारी से लेकर उसके बाद उनको इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से लाहौर से बाहर ले जाते हुए जब वो बाहर टोल प्लाजा तक पहुँचे तो वहाँ PTI के एक और रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब जो कि साबका वफाकी वज़ीर भी रह चुके हैं, उन्होंने बज़ोर बाजू कोशिश की कि वो पुलिस के उस वैन को बल्कि उन वैन्स को रोकें और उनका रास्ता रोक कर कोशिश की कि उनको वहाँ से छुड़ा कर ले जाएं। तो बज़ाहिर तो ये कार सरकार में मुदाखलत है और ये अज़ खुद एक गैर कानूनी अमर है। अब इसके ऊपर क्या होगा ये तो बात की बात है, लेकिन जो असल मुद्दा है हम उस पर वापस आते हैं। फवाद चौधरी साहब के बयानात, इससे पहले इमरान खान साहब के भी मुतलका बल्कि मुख्तलिफ बयानात, ऐसे बयानात जो दीगर शख्सियात, ऐसी शख्सियात जो कि पाकिस्तान के हवाले से खासी अहमियत के हामिल हैं, ऐसे इदारे जो कि बहुत मोतबर इदारे समझे जाते हैं और हम सब इन तमाम इदारों और इन तमाम शख्सियात को बिल्कुल उनकी इज़्ज़त और उनका एहतराम जो है वो मलूज़ ख़ातिर रखते हुए बात करते हैं। अब ये पार्लियामेंटेरियंस जो कि वज़रा भी रह चुके हैं और अहम ओहदों पर भी फायज़ हैं, जब उनकी तरफ से ये गैर महज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करके ऐसे लोगों और ऐसे इदारों की तरफ जब ये कीचड़ फेंका जाता है और उसके ऊपर जब कानून हरकत में आता है और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाती है, तो यही लॉ मेकर्स जो हैं हमें बताते हैं कि ये कानून जो है ये काला कानून है, ये कानून जो है पाकिस्तान की पाकिस्तानियों के ख़िलाफ़ है। अब इस तमाम तर हालात के पेश नज़र और ये जो वाक़या इसको कोट करने के बाद हम इस बहस को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं वारिस रज़ा साहब। सर, मैं आपको वेलकम करता हूं। उसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक और अहम माहिर कानून, गालिबन उनसे हमारा शाहनवाज साहब मौजूद हैं। अगर जी वो भी हमारे साथ मौजूद है, माहिर कानून है शाहनवाज साहब। मैं आपको भी अपने प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूँ सर। वारिस साहब, मेरा पहला सवाल आपकी तरफ है और ये जो भी मामला सारे का सारा आज सारा दिन चलता रहा और अभी भी जिसके ऊपर जो है वो कार्रवाई के बाद उनको इस्लामाबाद ले जाया गया, इस्लामाबाद में फिर उनको अदालत में पेश किया गया और उसके ऊपर बाकायदा सारी की सारी कार्रवाई की गई। उससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने भी उनकी बाजियाबी के लिए दी गई जो दायर दरख्वास्त थी उसके ऊपर भी अपना जो है फैसला सुनाया और उन्होंने कहा कि ये फैसला इसके ऊपर जो भी ये एप्लीकेशन है ये उसको उन्होंने खारिज दफ्तर किया। तो आप क्या समझते हैं ये जो वाक़या, पहले तो ये वाक़या जो पेश आया जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने बाकायदा इलेक्शन कमीशन के मेंबरान और उनके ख़ानदानों को ख़ास तौर पे जो बाकायदा धमकी दी और उस धमकी आमेज़ जो बयान है वो हमने अभी वीडियो क्लिप की ज़रूरत में भी दिखाया, आप क्या समझते हैं ये किस कदर इसका क्या इम्पैक्ट है जो पाकिस्तान की सियासत है उस पर भी और पाकिस्तान की जो माशी के अलावा जो माशरती हालात हैं, जो पाकिस्तान का सोसाइटी है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है सर इसका? देखिए, एक तो आवाज का थोड़ा सा प्रॉब्लम है आपकी, और जहां तक मैं आपकी बात को समझा हूं और उसके हवाले से मैं आपसे ये बात कहूं कि जहां तक PTI के रहनुमाओं और दीगर ज़ोमा का ताल्लुक है तो उनकी 8 माह नहीं बल्कि इससे पहले भी जो ज़बान है वो कम से कम जो है ना वो मेयारी या अखलाकी या आईनी ज़बान नहीं है।
एक बात। दूसरी बात ये है कि जब पीटीआई के अपने अरकान यानी एडवोकेट जनरल जो पंजाब के थे अवैध साहब, वो खुद ये कह चुके हैं कि ये 124A जो है वो एक ड्रैकोनियन लॉ है, और इस लॉ के तहत उन्होंने यानी पीटीआई की हुकूमत ने अपने दौर में जो है ना मुख्तलिफ पीएमएल नून के और पीस पार्टी के ज़ौमा को जेल में डाला था। तो बात यह है कि ये जो 124A जो कि ड्रैकोनियन लॉ है और जो कि ब्रिटिश एम्पायर का लॉ है, उसको इस्तेमाल करने के अपने अपने मकासद जो हमारी गवर्नमेंट अपने अपने तौर से लेती हैं, तो बात यह है कि इस पर फिर ये शिकवा और शिकायत जो है ना वो इसलिए यानी कोई मायना नहीं रखती कि आप जब अपने इख्तिदार में थे तो आप इस्तेमाल कर रहे थे, और वो जो अपने इख्तिदार में हैं यानी पीएमएल नून वाले वो आज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो वो भी जो है वो इस्तेमाल ही कर रहे हैं। लेकिन किसी भी तौर से एक महज़िब शहरी के तौर पर, एक महज़िब जमहूरी रवायात का पासदार होने की बुनियाद पर मैं कम से कम इस ड्रैकोनियन लॉ को दुरुस्त नहीं समझता हूँ। लेकिन क्या पीटीआई के अरकान असेंबली रहनुमा या उनके जो टॉप लीडर की लीडरशिप है, क्या वो इस लॉ को जब वो इस्तेमाल कर रही थी, सवाल ये है कि क्या उस वक्त ये ड्रैकोनियन नहीं था? उस वक्त भी था। तो इसका मतलब ये है कि मकाफात अमल जो होता है वो कोई दुरुस्त बात तो नहीं है इस लॉ के एतबार से। पीएमएल नून की जो ये कोशिश है ये भी कोई काबिल सताइश नहीं है। लेकिन बात ये है कि आपकी ज़बान, सर माजरत के साथ यहाँ पे एक अहम सवाल ये उठता है कि अगरचे आपने ये बात की कि ये ड्रैकोनियन लॉ है और एक 124 की आपने जिक्र किया, और नून लीग की तरफ आपने जो इशारा दिया कि ये उनकी तरफ से भी कोई खुशाइन बात नहीं है और इसको आप खैर मकदम आप इसका नहीं करते, लेकिन सर क्या फवाद चौधरी साहब और दीगर जो रहनुमा हैं पीटीआई के और उनके समेत दीगर भी जो और सियासी रहनुमा हैं उनकी तरफ से ऐसी गैर महज़ब ज़ुबान का इस्तेमाल और ना सिर्फ इदारों और उनसे मुतल्लिका अशख़ास बल्कि उनके ख़ानदानों को भी इस सियासत में घसीटने के हवाले से सर क्या कानून में क्या ऐसी कोई शिक मौजूद नहीं है कि उनको उनका जो है वो सद्देबाब किया जाए? सर मेरा सवाल जो है वो, क्योंकि हमारे साथ हमारे दूसरे गेस्ट भी हैं, आपकी तरफ है सर। शाहनवाज साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ सर, मैं ये सवाल कर रहा हूँ कि क्या ये तमाम तर जो इस किस्म के बयानात हैं और इस किस्म की जब सूरत हाल पैदा हुई, जब इदारों को और उनकी शख्सियात को उनके समेत उनके जो ख़ानदान हैं उनको भी जो है धमकी आमेज़ इस किस्म के बयानात से उनको डराना धमकाना, सर ये तादीबी कार्रवाई इसकी गुंजाइश मौजूद है कानून में? आप ज़रा हमें नाज़रीन को ज़रा आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको सलाम पेश करता हूँ, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम, और मेरे दूसरे साथी जो साथ हैं उनको भी मैं अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ। एज फार एज दिस इज कंसर्न, मेरी अंडरस्टैंडिंग है being a one impartial person of the society। जी वारिस साहब, मैं सवाल शाहनवाज साहब की तरफ जो है मैं मुखातिब था, मैं उनसे सवाल किया कि क्या कानून में वो तमाम तर मामलात जिनके ऊपर फवाद चौधरी साहब के ऊपर जो है मुकदमा दर्ज किया, FIR दर्ज की गई थाना कौसार में, उसके बाद ये आज की कार्रवाई जो है वो अमल में लाई गई, क्या कानून के अंदर वो कोई ऐसी शिक मौजूद है जो ऐसे बयानात के ऊपर कार्रवाई की जाए? मैं शाहनवाज साहब आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल इससे है, और मुझे कह रहे हैं जी शाहनवाज बिलोच को मुझे कह रहे हैं आप ये सवाल। जी शाहनवाज साहब, मेरा सवाल ये आपसे मुखातिब हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ क्योंकि आप माहिर कानून हैं, जरा काइंडली हमारे नाजरीन के हवाले से आप इस हवाले से हमें आगाह कीजिएगा। यस सर, इस तरह की प्रिवेंशन एक्ट हमारे हैं कि इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ आप बात नहीं कर सकते। कुछ पहले भी कवानीन थे, कुछ अब भी कवानीन बने हैं, नए भी अमेंडमेंट्स की गई हैं और नए कवानीन भी लाए गए हैं इस टर्न्योर में। ये जो हमारी गवर्नमेंट का टर्न्योर चल रहा है जो कि अभी 1 ईयर बिफोर स्टार्ट हुआ है, तो लेकिन देखें मेरी तो ये अंडरस्टैंडिंग है इस सारे हवाले से कि सैंक्टिटी की बात हम करते हैं, इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिटी की, क्योंकि ये जो लॉज हैं
इंस्टीट्यूशंस की सैंक्टिफाई करने के लिए होते हैं जी कि आप उनको कितनी इज्जत देते हैं, कितना आप अदारों को इज्जत देने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरा ये ख्याल है कि हमारे जो मुल्क के अदारे हैं वो गलत, ये तो वक्त डिसाइड करता है कोई गलत करते हैं या सही करते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा एक्ट सीक्वेंस में अगर लॉ मौजूद भी होता है इस तरह का, तो सीक्वेंस में आप नहीं चल रहे होते तो थोड़ा सा लाइन डाउन करते हैं तो फिर क्रिटिसिज्म आ जाता है। तो उसको जरा होल हार्टेडली लेके चलना चाहिए और बैलेंस रख के इम्पार्शियल होके थोड़ा सा, तो फिर इस तरह की चीजें शायद सामने ना आए। लेकिन बहरहाल अगर इंस्टीट्यूशन के खिलाफ जो भी कोई आप इस तरह की कोई इलीगल लैंग्वेज यूज करते हैं तो उसके लिए कानून में स्पेस तो होती है, कानून ठीक। और गालबन इसी स्पेस को लेते हुए, इसी प्रोविजन को लेते हुए आज जो है कानून जो है वो हरकत में आया और ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। वारिस साहब, मैं वापस आता हूँ आपकी तरफ। सर, उसके बाद हमने देखा कि वफाकी वज़रा जो इस वक्त मौजूदा वफाकी वज़रा हैं, जैसे मरीम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से भी एक बयान आया और उन्होंने जिक्र किया कि इस तमाम तर गिरफ्तारी के, इस तमाम तर अमल को सियासी रंग देने की बजाय ये देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कौन सा कानून है जिसकी कानून शिकनी की गई और वो क्या मुहर्रिकात थे जिनके ऊपर ये कानून के मुताबिक ये गिरफ्तारी अमल में लाई गई। तो सर, आप क्या समझते हैं कि जब कानून और आइन के मुताबिक कोई कार्रवाई एक इदारा कर रहा है, पुलिस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी या सिक्योरिटी जो इदारे हैं जिनमें पुलिस एक अहम इदारा है, वो जब ये इस किस्म के कोई एक्टिविटी, जब इस किस्म का कोई कार्रवाई करती है, तो क्या उसको बज़ोरे बाजू रोकना, जैसे फ़ारूक हबीब साहब ने जो है, हमें वीडियो में हम देख सकते हैं कि फ़ारूक हबीब साहब ने उनको मोटरवे के ऊपर चढ़ते हुए टोल प्लाजा पे रोकने की कोशिश की, तो सर ये क्या, ये कोई महज़ब से हट के क्या जमहूरी अमल है? देखिए, बहुत अहम बात की है और आपने एक डेमोक्रेटिक जो माहौल होता है, जो समाज होता है, उसके हवाले से जो बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए कि देखें कि आपका कोई भी अमल या आप सियासी लीडर का कोई भी बयान वो समाज में ट्रांसलेट कैसे हो रहा है। अगर समाज की ट्रांसलेशन जो है ना उसकी, वो समाज को अबतरी की जानिब ले जा रही है, एक बिगाड़ की जानिब ले जा रही है, तो रियासत के पास इस बात की बिल्कुल गुंजाइश है, जैसे कि शाहनवाज साहब ने कहा, कि उसको जो है वो रोके और रोकने के मुख्तलिफ जो है यानी आईनी और कानूनी जो है वो उनके पास जवाज भी हैं और उनके पास उनकी शिक़ें भी हैं। तो कार्य सरकार जो होता है उसमें मुदाखलत जो है वो कतई तौर से किसी भी हवाले से, चाहे आप कितने ही ताकतवर हों, चाहे आप कितने ही जो है ना यानी ताकत रखते हो, लेकिन आपको कार्य सरकार में मुदाखलत जो है ना वो आपकी जायज किसी भी तौर से, कानूनी हवालों से भी, अखलाकी हवालों से भी और जमहूरी हवालों से भी वो दुरुस्त नहीं समझी जाएगी। लिहाजा मैं बार बार ये बात कहता हूं और कह रहा हूं कि पीटीआई की जो सियासत है वो बुनियादी तौर से नस्ल की वो परवरिश कर रही है जो कि समाज को बनाने की तरफ नहीं बल्कि समाज के मुख्तलिफ जो जाविये हैं उनको बिगाड़ने की तरफ जो जा रही है। तो ये ना डेमोक्रेटिकली दुरुस्त है, न सियासी तौर से दुरुस्त है, ना अखलाकी तौर से दुरुस्त है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि गिरफ्तार क्यों किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है, उसकी जो है हेमुलेशन का जो तनासुब है या उसका जो पैरामीटर है उसको हम किस तरीके से देखते हैं, ये जब तक आप एक अखलाकी तौर से, जमहूरी तौर से मुआशरे की तश्कील नहीं करेंगे, जो कि रहनुमाओं की। मैं शाहनवाज साहब आपकी तरफ मैं आता हूं। मैं एक सवाल है मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस सारे के सारे मामले में इमरान खान साहब ने एक और अहम मामला ये है कि इमरान खान साहब ने अपने वीडियो खिताब की जो सीरीज़ है उसमें एक और एडिशन की, उन्होंने एक और एपिसोड जो है वो रिलीज़ की और उनके उस बयान में वो जो वीडियो के ज़रिए दिया करते हैं, उन्होंने आज क्या कहा,
اس میں انہوں نے عدلیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے ہمارے حقوق کی حفاظت، ہمارے حقوق کا تحفظ نہیں کیا. اور یہ بات وہ کر رہے تھے کہ اس وقت جو انٹرم چیف منسٹر پنجاب تعینات کی گئے الیکشن کمیشن کی طرف سے، محسن نقوی صاحب، ان کی تعیناتی پہ کیونکہ وہ اختلاف اٹھا رہے ہیں اور وہ یہ بات کر رہے ہیں کہ عدلیہ نے ہمارے اس حق کی تحفظ نہیں کیا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ قانون کیونکہ ماہر قانون ہے، ہمیں بتائیے گا کہ قانون میں ایسے عدلیہ کے اوپر اس قسم کی جو ایسا بیان دینا کہ ان کے حوالے سے ایسی غیر مہذب بات کرنا یا ایسا غیر سنجیدہ جو ہے بیان دینا کس قدر قانون کی گرفت میں آ سکتا ہے؟ نہیں دیکھیں، وہ یہ جہاں تک خان صاحب کی بات ہے میں اس سے ایگری نہیں کرتا. اس کی ریزن یہ ہے کہ اس میں عدلیہ کا تو میرا اس میں کوئی رول ہی نہیں ہے. عدلیہ مطلب اتھارٹی نہیں ہے اس کے پاس. عدلیہ تو اس کو 199 میں بھی چیک نہیں کر سکتی، اور یہ الیکشن کمیشن کا اس میں فلی آتھورائز ہے اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن. جی. اور اب یہ کہنا کہ اس کو ڈکٹیشن تو نہیں دی جا سکتی. اگر ایک کمیشن بنایا ہوا ہے ملک میں، کانسٹیٹیوشنل اتھارٹیز ہے اس کے پاس اور وہ چل رہا ہے، تو وہ اب جو بھی فیصلہ دے یہ اس کے پاس اتھارٹی ہے الیکشن کمیشن کے پاس. جی. اور جو مناسب لگے گا، ایک جو انکلائنڈ ہوگا، جو ریلیونٹ ممبر ہے جو پریزائڈ کر رہا ہے یا جو بھی جتنے بھی ممبرز ہیں وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں، تو کسی ایک کو تو ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے. تو انہوں نے جو بہتر لگا وہی فیصلہ ہوتا ہے. البتہ ابھی ان کے خلاف اگر یہ پٹیشن کی کوئی سپریم کورٹ میں لے کے گئے ہیں تو اس میں میرا خیال ہے ان کی کوئی اپلیکیشن ابھی فائل ہوئی ہے. سر انہوں نے عمران خان صاحب نے معزز جج صاحبان کو بھی مخاطب کرتے ہوئے کہا آپ نے اس ویڈیو بیان میں کہ وہ مخاطب تھے ان حوالے سے، اس حوالے سے جج صاحبان سے، کہ وہ خدارہ اس جمہوریت کو بچائیں. تو سر جمہوریت کو خطرہ کیسا ہے؟ عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کون سا خطرہ ہے جمہوریت کو جو لاحق ہے؟ نہیں، یہ جو چل رہے ریکویسٹ کرنا ایک علیحدہ بات ہے، لیکن قانون نے رستے دیے ہوئے ہیں. اگر آپ نے کہیں جوڈیشری میں جانا ہے تو آپ سپریم کورٹ کا فورم ہے، اس میں وہاں پہ جایا جا سکتا ہے. اور میرا دوسری انڈرسٹینڈنگ بینگ اٹارنی میری یہ بھی ہے کہ سپریم کورٹ کی بھی اس میں، کیونکہ وہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن ہے ٹوٹلی، تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو سپریم کورٹ دیکھ تو سکتی ہے، لیکن اس میں بھی واٹ از مائی ہمبل انڈرسٹینڈنگ ود دا لا تو بڑا مائنیوٹ اسکوپ رہ جاتا ہے. اس سے کوئی سپریم کورٹ کی جو اتھارٹیز ہیں ان کو کرٹیل کرنے کے بارے میں نہیں بات کر رہا، لیکن ایز فار ایز الیکشن کمیشن از کنسرن تو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ یہی ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن ڈیسائیڈ کرے گا. تو الیکشن کمیشن نے ڈیسائیڈ کیا ہے تو میرا خیال ہے وہ چلنا بھی چاہیے. اور وہ مطلب اگر پولیٹیکل موٹیوز کسی کے کچھ اور ہو سکتے ہیں، اگر بندہ کوئی امپارشل نہیں ہے سپوز، تو اس کا کورٹ کے پاس کورٹ کیسے ڈیسائیڈ کرے گی؟ میں بات کرتا ہوں. اس وقت بات کی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ سارا کا سارا جو پروسیس ہے جس میں قانون شکنی اور آئین کے حوالے سے جو معاملات چل رہے ہیں اس کے حوالے سے کیونکہ بات ہو رہی ہے، تو وارث صاحب آپ کائنڈلی اگر اس بات پہ رسپونڈ کیجئے کہ جس طرح اسی ویڈیو خطاب میں خان صاحب نے کہا کہ جی جو اس وقت معاملات ہیں وہ بالکل اس نہج پہ جا رہے تھے کہ ملک میں جو ہے جمہوریت کا کو بہت بڑا خطرہ تھا، اور جمہوریت کے بچاؤ، جمہوریت کے بقا کی خاطر انہوں نے دونوں اپنی اسمبلیاں جو ہیں کے پی اور پنجاب اسمبلیاں توڑ دیں. سر یہ جمہوریت کو کیسے بچایا جا رہا ہے جب آپ جمہوری طرز کو ہی فالو نہیں کر رہے، اور یہ تمام تر پروسیسز میں کس طرح پاسبل ہے کہ وہ جمہوریت بچ رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ بہت معذرت کے ساتھ میں شاہ نواز صاحب کی بات سے بہت متفق ہوں، اور جو قانونی انہوں نے حوالے سے بات کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیے پہلے تو عمران خان اور پی ٹی آئی یہ طے کر لیں کہ کیا وہ آئین پاکستان کو ماننے کا یا آئین پاکستان کو تسلیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری کوشش میں پی ٹی آئی جو ہے آئین پاکستان کی وہ تشریح کرنا چاہتی ہے یا آئین پاکستان وہ بنانا چاہتی ہے جو کہ ان کی مرضی و منشا اور ان کے طریقے سے چلایا جائے.
تو صورتحال یہ ہے کہ آئینی طور سے ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا چیف منسٹر جو ہے وہ آئینی طور سے لگایا گیا. جی آپ یا تو کہیں کہ آئینی طور سے وہ نہیں لگایا گیا, غیر آئینی طور سے لگایا گیا, اور اگر غیر آئینی طور سے لگایا گیا ہے تو آپ کا اعتراض بنتا ہے. اور سر اگر دیکھیں جو پروسیس تھا وہ تو میرے خیال سے فالو کیا گیا ہے, جیسے اس پروسیس کو فالو کیا جانا چاہیے تھا, جو کہ انٹرم جو اس وقت کے نگران وزیر اعلیٰ تھے پرویز الہی صاحب, ان کی طرف سے بھی جو دو نام سامنے آئے, پھر جو اپوزیشن لیڈر ہیں حمزہ شہباز صاحب, انہوں نے بھی 2 نام دیے, اور جب ان میں کنسنسس بلڈ نہیں ہو سکا تو الیکشن کمیشن کے پاس وہ بات گئی, اور الیکشن کمیشن نے اپنے اس ثوابدید کا جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے محسن نقوی صاحب کو اپوائنٹ کیا. اب اس کے خلاف سر کیسے کہا جا سکتا ہے کہ غیر جمہوری تھا اور یہ اس کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں گے؟ نہیں سر, میں راہل اس کو تھوڑا سا اس لفظ کو جو ہے نا آپ تھوڑا سا میلٹ کریں. یہ استحقاق نہیں, انہوں نے آئینی ذمہ داری پوری کی. جی استحقاق بالکل ایک الگ بات ہے. بالکل استحقاق انہوں نے ٹرو آئین کے طور پر اپنی ایک ذمہ داری پوری کی ہے. جی بالکل. اگر آپ آئین کو مانتے ہیں تو آئین کی تمام دفعات کو آپ کو ماننا پڑے گا, اور اگر نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب کہ آپ غیر آئینی عمل کا جو ہے نا شکار بھی ہوئے, اور غیر آئینی عمل جو ہے وہ جو ہے کسی طور بھی کسی بھی جمہوری سماج میں, کسی بھی جمہوری معاشرے میں غیر آئینی طور پر جو عمل کیا جاتا ہے وہ آئین کے خلاف عمل تصور کیا جاتا ہے. میں شق نمبر 6 جس کو آئین شکنی کی شق کہا جاتا ہے, میں گو کہ اس کے بہت زیادہ حق میں نہیں ہوں, لیکن آئین شکنی کی شق جو ہے وہ آئین دفعہ ہی بنتی ہے. لہذا ایک بات. دوسری بات یہ کہ آپ نے اسی میں ایک سوال کیا ہے جس کا میں جواب دینا چاہتا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ پی ٹی آئی یہ کہتی ہے کہ آئینی طور سے تمام عمل ہونے چاہیے, ہم جمہوریت کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. تو کیا جمہوریت آئین کے مطابق 5 سال کی اسمبلی, کیا اس کا ٹینور پورا کرنا آئینی ذمہ داری ہے یا نہیں ہے؟ اور اس جو اسمبلی کو تحریر کرنے کا عمل جو ہے آئین میں اور اس کی تشریح میں کوئی بہت اچھا عمل نہیں گردانا جاتا. یعنی یہ قبیح عمل ہے. قبیح سے مراد یہ کہ یہ ہے تو آئینی, لیکن اس کو اچھا نہیں سمجھا جاتا کہ آپ جمہوریت کے تسلسل کو جو ہے نا بریک کرتے ہیں. تو جمہوریت کے تسلسل کو بریک کرنے کا جو فارمولا پی ٹی آئی نے اپنایا اور اسمبلی تحریر کر کے یہ سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے جمہوریت کی خدمت کی ہے, تو خواہشات کی, یعنی اپنی عمران خان نے اپنی خواہشات کی یا پی ٹی آئی نے اپنی خواہشات کی تو تکمیل کی ہے, لیکن آئینی ضرورت جو ہے 5 سال کی اسمبلی کے ٹینور کو مکمل نہیں ہونے دیا, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جمہوری طور سے, آئینی طور سے ہو سکتا ہے یہ عمل درست ہو, لیکن جمہوری طور سے یہ عمل کسی طریقے سے درست نہیں کہا جا سکتا. ٹھیک ہے. شاہ نواز صاحب, میں آپ کی طرف آتا ہوں. عطا تارڑ صاحب جو کہ مشیر ہیں یہاں پہ پنجاب کے حوالے سے اگر بات کریں تو انہوں نے بھی ایک بیان دیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ تمام تر جو معاملہ ہے اس کو صبح سے جو ہے وہ چینلز پہ بھی اور اس طرح پورٹرے کیا جا رہا ہے جیسے بہت بڑا کوئی جو ہے وہ کوہرام مچ گیا ہے. اور فواد چودھری صاحب کی جو گرفتاری ہے اس کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ عدالتوں کو دباؤ ڈالنے کے لیے, عدالتوں پر یعنی کہ دباؤ ڈالنے کے لیے اور اپنی مرضی کے جو فیصلے ہیں وہ کرنے کے لیے اس قسم کا جو ہے وہ پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے. سر کتنا یہ غیر آئینی ہے, اگر آپ اس بات سے تھوڑا ہمیں قانونی حوالے سے, قانونی تقاضے کیونکہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, تو کیا ایسا کوئی فعل جو کہ دباؤ ڈالنے کے لیے کسی فیصلے کے لیے اگر تارڑ صاحب کے مطابق اگر کیا جائے اور وہ ثابت ہو تو قانونی طور پہ اس کے اوپر کیا کارروائی کی جا سکتی ہے؟ اس کے حوالے سے میں تو سمجھتا ہوں کہ جو پروسیکیوشن ہے انہوں کی کہیں پہ مجھے کوئی فالٹ نظر نہیں آ رہا کہ اگر ایک ایف آئی آر درج ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ان کو کورٹ میں اریسٹ کیا ہے تو کورٹ میں پیش کیا ہے تو دیٹ ساؤنڈز گڈ. مجھے نہیں سمجھ آئی کہ یہاں پہ کہاں پہ مس میچ کر رہا ہے لا کے ساتھ, کہاں پہ لا کی وائلیشن مجھے
नजर नहीं आ रही। लेकिन अगर पीटीआई का मौकफ ये हो कि जी हमारे ऊपर एफआईआर गलत दर्ज हुआ है, और मतलब ये ऐसी कोई बात नहीं हुई, या हमारे ऊपर कोई विंडिक्टिव माइंड के साथ एफआईआर दर्ज की गई है, तो ये एफआईआर दर्ज होती है लीगली कानून के मुताबिक, तो वो ये बात ठीक है कि अरेस्ट जो है वो उनको कोई नोटिस देना चाहिए था, और ये चीजें हैं इस तरह के फ्लॉज, तो अगर ना भी आज अरेस्ट करते, पहले उनको नोटिस देते, वहां पे पकड़ अरेस्ट करने से पहले अरेस्ट वारंट लेते, तो शायद चीजें ज्यादा क्लैरिटी की तरफ जाती। लेकिन ठीक, बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोनों मौजूद मेहमान को, अनफॉर्चुनेटली सर शाहनवाज साहब, आई एम सॉरी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त जो है वो मुख्तसर और ख़त्म हो गया है। आपकी अहम आपकी बात का, आपके टाइम का आई रियली थैंक यू फॉर दैट। वारिस साहब, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके प्रोग्राम में टाइम देने के हवाले से भी, अपने दोनों मौजूद मेहमानों का। नाज़रीन, हमने जिस तरह आज का एक अहम जो एक मोड़ जो कि सियासी तौर पे भी और एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से भी अगर देखा जाए तो पंजाब और वफाक दोनों के हवाले से बात की जाए, क्योंकि पंजाब पुलिस भी इन्वॉल्व थी, उसके बाद फिर इस्लामाबाद पुलिस ने हमारे फवाद चौधरी साहब जो कि पीटीआई के रहनुमा हैं उनको गिरफ्तार किया और फिर इस्लामाबाद ले जाकर वहाँ पे जो है वो अदालत में पेश किया। अब ये तमाम तर मामला जो था वो कितना गैर आइनी या गैर कानूनी था और कितने कानूनी तकाजे पूरे किए गए, हमने कोशिश की कि हम समराइज़ कर सकें अपने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।